नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात मायावती पर अखिलेश यादव के टिकट वाले निशाने की। अखिलेश के इस बयान से सियासत में तपिश बढ़ चुकी है। बात होगी पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के पावर गेम की, जो आने वाले वक्त में भाजपा की मुश्किल बढ़ा सकती है। और बात करेंगे राहुल गांधी की कैम्ब्रिज वाणी पर छिड़े सियासी संग्राम की। आपको बताएंगे कि क्या थी माफिया अतीक अहमद की अदृश्यम साजिश। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। देखिए, यूं तो पहले भी अखिलेश यादव बसपा की रणनीति पर सवाल करते रहे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने बसपा अध्यक्ष मायावती की टिकट बंटवारे और उम्मीदवार चयन वाली नीति पर तीखा हमला कर दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बसपा सत्ताधारी भाजपा के दबाव में काम कर रही है। बसपा के टिकट भाजपा दफ्तर से तय होते हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के इस बयान पर सियासत में घमासान छिड़ सकता है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठाए। मायावती पर अखिलेश का टिकट वाला निशाना, भगवा ब्रिगेड पर बुलडोजर वार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, सत्ता में काबिज भाजपा और बसपा पर अखिलेश यादव के हमले और तल्ख होते जा रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर सीतापुर के पोखरा गांव पहुंचे अखिलेश यादव ने बसपा पर सीधा हमला बोला। अखिलेश यादव ने न सिर्फ बसपा को भाजपा की बी टीम करार दिया, बल्कि साफ लफ्जों में कहा कि बसपा के टिकट भाजपा तय करती है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। अखिलेश यादव जी हमेशा से समाज के अराजक तत्वों के खिलाफ, चाहे वो ऐसे धनाढ्य जो काला धन रखते हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चले, अपराधियों के खिलाफ चले, माफियाओं के खिलाफ चले, आतंकियों के खिलाफ चले, जब भी उन पर कार्रवाई होती है अखिलेश जी उन्हें नैतिक समर्थन देने के लिए उन कार्रवाई के विरोध के नए नए तर्क गढ़ते रहते हैं। अखिलेश जी का आज का ट्वीट भी बस वैसा ही तर्क है कि किसी भी तरह से बुलडोजर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ चलने से बंद हो जाए। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी की कोशिश सपा का कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज को अपने पाले में लाने की है। इसके लिए बसपा ने समाजवादी पार्टी से आए इमरान मसूद को अहम जिम्मेदारी भी सौंप रखी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि बसपा भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रही है। सीतापुर की धरती से अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के बुलडोजर वाले एक्शन पर भी सवाल खड़े किए। संविधान और कानून हमें ये अधिकार बुलडोजर का नहीं देता है, लेकिन बीजेपी बुलडोजर चला रही है। आप बहुत जगह जानकारी कर लें, जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन आज हो रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। लालू यादव, मनीष सिसोदिया समेत विपक्ष के तमाम नेताओं पर कानूनी कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुभने वाला वार किया। अखिलेश यादव ने कहा, छापेमारी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं। ये जितने भी छापे हैं सब पॉलिटिकल छापे हैं, कोई उनकी नीयत साफ नहीं है। आखिरकार वो लोग जिन पर सीबीआई के, ईडी के, इनकम टैक्स के आरोप थे, अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं तो वो सुरक्षित हैं और पूरे सम्मान के साथ घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही कई ऐसे घोटाले हुए हैं जिनकी जांच भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही। अखिलेश यादव के इस बयान को उनकी थर्ड फ्रंट वाली कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी चिट्ठी के बाद से विपक्ष के नेताओं पर हो रही कानूनी कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव भाजपा पर हमलावर हैं। माना यह भी जा रहा है कि आने वाले निकाय और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बुलडोजर एक्शन और विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई, ईडी की जांच को
मुद्दा बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात जयंत चौधरी के पावर गेम की। निकाय चुनाव से पहले किसान और किसानों से जुड़े मुद्दे सियासत के केंद्र में हैं। निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बीच रालोद ने किसानों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कवायद अब तेज कर दी है और इसी कड़ी में आज जयंत चौधरी ने शामली में जनसभा को संबोधित किया, जहां से उन्होंने किसानों और उनसे जुड़े मुद्दों पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी न होने का सवाल उठाया, भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। जयंत चौधरी की इस रणनीति ने राजनीति में अब हलचल बढ़ा दी है। 24 के चुनावी पथ पर जयंत का पावर गेम। निकाय चुनाव के लिए रालोद का किसान घेरा। किसान के नाम पर आलू के दाम पर निकाय के चुनावी पथ पर जयंत चौधरी ने सियासी संग्राम का बिगुल फूंक दिया है। जब निकाय चुनाव को लेकर सियासत में सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है, जब निकाय चुनाव को लेकर सियासत में सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है, शामली के उन गांव में जयंत चौधरी की सभा ने राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। जनसभा को संबोधित करने से पहले जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद सभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। गन्ने के रेट में बढ़ोतरी न होने पर सवाल किया, फिर आलू किसानों की परेशानी को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। यहाँ जो मिले हैं, इस साल में गन्ना आपने डाल दिया है, इस साल का 1 भी रुपए का जो आपका भुगतान था, मुजफ्फरनगर में हो या शामली में हो, मैं आपसे पूछूंगा क्या भुगतान इस साल का किसी को मिला है? किसान आज आलू किसान का क्या दुर्दशा है कि आलू 4.5-5 रुपए, उसकी लागत 10 रुपए की है। क्या करेगा किसान? कोल्ड स्टोरेज से, जिस कोल्ड स्टोरेज में किसान डाल रहे हैं उससे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। पश्चिमी यूपी की गन्ना बेल्ट में गन्ना किसान हमेशा से सियासत के केंद्र में रहे हैं और शायद यही वजह है कि जयंत चौधरी राजनीति के हर एक मंच से किसान और किसानों से जुड़ी समस्याओं पर बात करना नहीं भूलते। शामली से भी जयंत चौधरी ने यही संदेश देने की कोशिश की। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी की कोशिश सत्ता में काबिज भाजपा के खिलाफ किसान घेरा बनाने की है। हिंदू मुसलमान आपस में बैर क्यों करेगा? जब गले लगाएगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी। जब हिंदू मुसलमान मिलकर ईद और होली मनाएगा, दिवाली मनाएगा, उसकी ताकत बनेगी, देश मजबूत होगा। लेकिन आज भी वो ताकतें हावी हैं जो चाहती हैं कि मुसलमान के मोहल्ले में रहेगा। शामली से जयंत चौधरी ने निकाय चुनाव को लेकर भी अपनी रणनीति साफ कर दी है। माना जा रहा है कि खतौली उपचुनाव में जीत के बाद रालोद को यकीन हो चला है, अगर रालोद भाजपा के खिलाफ किसान घेरा बनाने में कामयाब रहती है तो पश्चिमी यूपी में भाजपा को जीत के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, उससे पहले निकाय चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव से काफी हद तक साफ हो जाएगा कि 2024 में पश्चिमी यूपी की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। एबीपी गंगा के लिए सनुज शर्मा की रिपोर्ट। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए राहुल गांधी के एक बयान पर अब कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। देश में लोकतंत्र को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुभने वाला वार किया। सीएम योगी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये कहा कि कुछ लोग विदेश में जाते हैं, वैश्विक मंच पर देश का अपमान करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब वो लोग सत्ता में थे तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सीएम योगी के इस बयान पर अब सियासत में तपिश बढ़ चुकी है। राहुल की कैम्ब्रिज वाणी पर अमेठी अटैक। कांग्रेस के युवराज को योगी का राष्ट्र ज्ञान। 3 मार्च को ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी के लेक्चर पर विवाद जब थमता नजर आ रहा था, राहुल गांधी पर सीएम योगी के बयान ने विवाद को नई दिशा दे दी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि वो जब विदेश जाते हैं तो वहां पर भारत देश की बुराई करते हैं।
राहुल गांधी के बयान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पलटवार के बाद सोशल मीडिया पर युद्ध सा छिड़ गया है। देश के भीतर जनता भी तमाम प्रतिक्रिया दे रही है। हालांकि भारत देश के लोग उस परंपरा, उस रीति रिवाज के लोग हैं जो घर के झगड़ों को चौराहे पर नहीं लाना चाहते, चाहे वो राजनीतिक वजहों से ही क्यों ना हो। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने कहा था, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं की आवाज दबाई जा रही है, अल्पसंख्यक और प्रेस पर हमला हो रहा है, जिसे लेकर गोरखपुर में आयोजित एक संगोष्ठी में सीएम योगी ने तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने साफ लफ्जों में कहा, जब वैश्विक मंच पर भारत के सामर्थ्य की बात हो रही है, कुछ लोग विदेशी धरती पर भारत का अपमान कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यूं तो सीएम योगी ने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन माना यही जा रहा है कि सीएम योगी का इशारा राहुल गांधी की ओर है। अब सुनिए राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने लेक्चर में क्या कहा था। Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. राहुल गांधी के इस बयान पर सीएम योगी ने ही नहीं, अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के इस बयान को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल गांधी को अभी से 2024 लोकसभा चुनाव में हार का अंदेशा हो गया। जिसको लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने धूल चटाई, आज उसके आंसू बहना ये स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूंगी, हमारे राष्ट्र का ये गौरव है कि हम आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इस विषय को सम्मान देने की बजाय जिस प्रकार की टिप्पणियां श्री गांधी ने की हैं, वो इस बात का संकेत है कि 24 में भी उन्हें हार का अंदेशा हो चुका। मतलब साफ है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी के लेक्चर को 2024 की चुनावी बिसात पर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के इस प्लान पर कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों का पन्ना खोल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो किसी पद पर बैठे हों, चाहे मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, जो चर्चा कर रहे हैं इस तरीके की, ये बाहर जाकर के देश की बुराई करते हैं, ये उनके उस भाषण से घबरा करके इस तरीके की उलझुल बातें करते नजर आ रहे हैं। जाहिर है राहुल गांधी की कैम्ब्रिज वाणी पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जारी घमासान यही थमने वाला नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में आलू किसानों का मुद्दा सत्ता बदल देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव अब की बार आलू बदलेगा सरकार का नारा जोर शोर से दे रहे हैं। एक ट्वीट के जरिए आलू लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का एक वीडियो ट्वीट करके अखिलेश यादव ने एक बार फिर से दोहराया है कि इस बार आलू सरकार बदलेगा। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर सपा और भाजपा के बीच टकराव बढ़ गया है। भाजपा ने भी सपा पर चुभने वाला पलटवार किया। आलू के दाम पर आर पार संग्राम। सरकारी ऐलान पर अखिलेश का भूटान अटैक। सड़क पर आलू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतार है। आलू की इन्हीं तस्वीरों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार है। बाजार में आलू की कीमत नहीं है, कोल्ड स्टोर में आलू रखने की जगह नहीं मिल रही है, जिससे निजात दिलाने के लिए योगी सरकार ने 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का ऐलान किया है। लेकिन फिलहाल समस्या जस की तस है, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने अब की बार आलू बदलेगा सरकार का नारा
सियासत के आसमान में तान दिया है। अखिलेश यादव ने कोल्ड स्टोर के बाहर लगी आलू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का वीडियो ट्वीट कर लिखा, भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों की समस्याएं, आलू की लागत का लगातार बढ़ते जाना, कम दाम मिलने से लागत निकलना भी मुश्किल, अब की बार आलू बदलेगा सरकार। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, सीतापुर के महमूदाबाद में अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए तो आलू किसानों की समस्याओं पर भूटान वाला एंगल खोज निकाला। ये सरकार झूठी है, सरकार इतनी बड़ी झूठी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सरकार से पूछिए भूटान से आलू कितना आया है। अखिलेश यादव ने यह दावा तब किया है जब योगी सरकार आलू को विदेश में निर्यात करने की बात कर रही है। दावा है कि 6000 क्विंटल आलू विदेश निर्यात किया जा रहा है, 3000 क्विंटल आलू मलेशिया निर्यात किया जा रहा है, 3000 क्विंटल आलू दुबई, कतर को निर्यात किया जा रहा है। इसके अलावा नेपाल को भी आलू भेजा जा रहा है। आलू विदेशों को भी जाए, ये भी प्रयास हो रहा है, जिसके क्रम में 6000 कुंतल आलू का कंसाइनमेंट यहाँ से रवाना हो रहा है। आगे भी प्रयास हम लोग करेंगे कि अधिक मात्रा में, और एक बायर सेलर मीट भी अगले महीने के प्रारंभ में प्रस्तावित है, और ज़्यादा मात्रा में मैं समझता हूँ कि यहाँ से आलू विदेश भी जाएगा और अन्य राज्यों को तो जा ही रहा है। के समय में किसानों का आलू सड़कों पर सड़ा है, कोल्ड स्टोरेज में सड़ा है, कोल्ड स्टोर मालिक आलू अपने आप निकाल के सड़कों पर फेंक रहे थे। तो ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं, बाकी राज्य का किसान खुशहाल है और सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। किसी दशा में आलू किसानों का आलू न तो खराब होने दिया जाएगा, न ही मूल्य में कोई असुविधा होगी, उनको उचित मूल्य दिया जाएगा। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का दावा है कि राज्य में कोल्ड स्टोरेज अभी फुल नहीं हुए हैं। दिनेश प्रताप सिंह के मुताबिक राज्य की कोल्ड स्टोरेज की क्षमता आलू की पैदावार से कहीं ज्यादा है, लिहाजा किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं। दिनेश प्रताप सिंह ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। अगर हमारे पास आलू सरप्लस होता है, उत्तर प्रदेश के जनता को खाने से अधिक अगर आलू पैदा हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो उनके जो अधिक उत्पादन कर रहे हैं उनका मनोबल न गिरे, उनको उचित मूल्य मिले। इसलिए दुनिया भर की मार्केट में हमारे राज्य का आलू जाए, ये राज्य सरकार का प्रयास है। इसी प्रयास में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दुबई भेजा, जहां 120 देशों ने हमारे उत्तर प्रदेश का आलू देखा। मतलब साफ है कि आलू को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और कोशिश किसानों को अपने पाले में लाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात माफिया अतीक की अदृश्यम साजिश की। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में हैरान कर देने वाला एक खुलासा हुआ। एसटीएफ की पड़ताल में ये सामने आया कि शूटआउट के लिए लखनऊ के एक बिल्डर ने फाइनेंस किया था। शूटआउट से पहले अतीक का बेटा असद बिल्डर से 1.25 करोड़ रुपए लेकर गया और एक तथ्य यह भी सामने आया कि शूटआउट से पहले हत्याकांड में शामिल सभी शूटर्स बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से मिले थे। पुलिस ने सभी एंगल से इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। उमेश पाल हत्याकांड में फाइनेंस का फंडा। शूटआउट का फाइनेंसर लखनऊ का बिल्डर। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हर एक परत एक एक कर खुल रही है, जिसके नीचे दबे राज हैरान करने वाले हैं। एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड से 15 दिन पहले अतीक का बेटा असद लखनऊ से 1.25 करोड़ रुपए कैश लेकर गया था। असद ने गुलाम सदाकत समेत दूसरे शूटरों से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक पैसा ले जाने के लिए असद ने जो कार इस्तेमाल की वो फॉर्च्यूनर कार भी बिल्डर की थी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि किस बिल्डर ने अतीक के बेटे को 1.25 करोड़ रुपए दिए। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश बरेली जेल में रची गई है। सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से शूटर्स ने मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक अतीक का बेटा असद और 9 गुर्गे अशरफ से मिले थे। एनकाउंटर में मारा गया उस्मान छर्रा ने भी मुलाकात की थी। सभी ने असद और मोहम्मद गुलाम की आईडी पर मुलाकात की थी। दिलचस्प बात यह है कि 11 फरवरी को सभी के मोबाइल की लोकेशन प्रयागराज ही मिली है। कहा जा रहा है कि पुलिस को चकमा देने के लिए अतीक का बेटा असद
और माफिया के गुर्गे अपना मोबाइल फोन प्रयागराज में छोड़ कर गए थे। सूत्रों के मुताबिक बरेली जेल में 11 से 23 फरवरी के बीच सीसीटीवी फुटेज भी गायब है, जिसकी पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस बीच बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ, नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे अली और लखनऊ जेल में बंद उमर को तन्हाई बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सभी को 24 घंटे सीसीटीवी सर्विलांस में रखा गया है। बताया जा रहा है कि बरेली जेल में बंद अशरफ अतीक अहमद से फेस टाइम ऐप के जरिए बात करता था। कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, लेकिन अतीक अहमद के गैंग पर पुलिस की मेहरबानी दिखती रही। चाहे गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी की बात हो, उनकी हिस्ट्री शीट खोलने की बात हो, उनके खिलाफ गैंगस्टर तामील करने की बात हो, या फिर उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की बात हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।